हेलो स्टूडेंट, आई एम विकास कुमार और आज मैं आपके लिए रेलवे इंजीनियरिंग का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने कहाँ तक कंसीडर कर लिया था भाई? हम क्रिप कंसीडर कर रहे थे, मतलब क्रिप को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर क्रिप इन रेल को डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिकली हमें सभी को पता है क्रिप क्या होती है। रेल के लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट को क्या बोलते हैं? क्रिप बोलते हैं। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि रेल के लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट को क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्रिप बोलते हैं। ठीक है, क्रिप किसके कारण जनरेट होता है? क्रिप जनरेट होता है लोकोमोटिव के सडन एप्लीकेशन, मतलब सडन लोड के कारण जनरेट होता है। ठीक है, आगे समझ में आता है। ठीक है, अब पेपर में आता है कि जो क्रिप को निकालने की जो तीन थ्योरी होती है वो कौन कौन सी होती है। तो बेसिकली क्रिप को निकालने की तीन थ्योरी होती है। एक तो कौन सी होती है? वेव एक्शन थ्योरी। बस तुम्हारे पेपर में इसके नाम पूछे जाते हैं, बाकी इसमें अंदर तक डिटेल तो कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है भाई, सबसे पहले कौन सी होती है? वेव एक्शन थ्योरी होती है। दूसरी कौन सी होती है? यहाँ पर परकर्शन थ्योरी होती है, परकर्शन थ्योरी। तीसरी कौन सी होती है? ड्रैग थ्योरी होती है। ठीक है, चलो आगे ये समझिए। अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको 3 रेल के सेक्शन बताए थे। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको 3 रेल के सेक्शन बताए थे, लेकिन उसकी डायमेंशन नहीं बताए थे। लेकिन इस लेक्चर में उनकी डायमेंशन भी कंसीडर करूंगा। सबसे पहले सेक्शन होता था बुल हेडेड रेल सेक्शन। दूसरा रेल सेक्शन कौन सा होता था? डबल हेडेड रेल सेक्शन। तीसरा कौन सा होता था? फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन। ठीक है, आगे भाई समझ में? चलो ठीक है। अब मैंने आपके लिए ये पहले से ही बना के रख रखे डायग्राम। मैं इसलिए मतलब डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ जिससे कि ये हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो चलो इस में देखते हैं यहाँ पे। तो जो जनरली ये जो सेक्शन होता है, ये वाला जो पहला पार्ट बना रखा है मैंने, ये जो ऊपर का पोर्शन होता है, इसे ऊपर के पोर्शन को क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। जबकि नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? फुट बोलते हैं। जबकि ये जो बीच वाला जो पोर्शन होता है इसे क्या बोलते हैं? स्टैम्प बोलते हैं, स्टैम्प बोलते हैं। तब इस प्रकार की रेल को क्या बोलते हैं? बुल हेडेड रेल बोलते हैं। बुल हेडेड रेल किसे बोलते हैं? जब किसी रेल का जो हेड होता है ज़्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं एज कम्पेयर टू द फुट। ठीक है, जैसे देखते हैं यहाँ पे इसकी जो हेड की जो चौड़ाई होती है 68.7 mm होती है, जबकि बॉटम की जो चौड़ाई होती है विड्थ होती है 65.5 mm होती है। इसकी जो यहाँ से कर्व पोर्शन से लेके जो इसके सरफेस तक की जो हाइट होती है वो 33 mm होती है, जबकि इसकी सरफेस से लेके इसके कर्व पोर्शन की जो हाइट होती है वो कितनी होती है? 46 mm होती है। जबकि स्टैम्प के बीच की जो हाइट होती है 65.5 mm होती है। इसकी टोटल हाइट होती है 144.5 होती है। ठीक है, अगर कोई पूछना है कि स्टैम्प की जो थिकनेस होती है कितनी होती है, ये होती है यहाँ से। जबकि दूसरा जो सेक्शन होता है, दूसरा सेक्शन कौन सा है यहाँ पर मेरे पास? ये तो बुल हेडेड सेक्शन हो गया। क्या हो गया? डबल हेडेड सेक्शन। डबल हेडेड सेक्शन में क्या होता है कि हेड और फुट की जो डायमेंशन होती है, जो थिकनेस होती है, जो सारी चीज़ होती है वो क्या होती है? सेम होती है। जैसे 70 ये हाइट कितनी? 44.5, ये 44.5। लेकिन बीच की जो स्टैम्प की जो हाइट होती है 63.5 होती है, जबकि बीच में जो इसकी थिकनेस होती है स्टैम्प की कितनी होती है? 19 mm होती है। नेक्स्ट तीसरा कौन सा होता है? फ्लैट फुटेड रेल होता है। फ्लैट फुटेड रेल जनरली इंडियन रेलवे में यूज करते हैं। ठीक है, फ्लैट फुटेड रेल को स्लीपर से ज्वाइन कराने के लिए हम क्या करते हैं? फ्लैट फुटेड रेल के नीचे क्या लगाते हैं भाई? बेस प्लेट लगाते हैं। बेस प्लेट बोल दो, बियरिंग प्लेट बोल दो। इस बार के उत्तराखंड ए के पेपर में क्वेश्चन आया था यूकेपीएससी की, कौन सी रेल के नीचे या बेस पर हम किसका प्लेट का यूज करते हैं? तो उसका ऑप्शन था कौन सा था? फ्लैट फुटेड रेल होता था। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, नेक्स्ट अगर कोई पूछने लगे बताओ फ्लैट फुटेड रेल क्या होती है, तो फ्लैट फुटेड रेल का जो टॉप होता है, जो हेड होता है, उसे क्या बोलते हैं? थिक बनाते हैं। जबकि नीचे से उसे क्या बनाते हैं? फ्लैट बनाते हैं। इसकी जो बॉटम की जो चौड़ाई होती है 36.5 mm होती है। हाइट 20.6 होती है। इसके बीच की जो स्टैम्प की हाइट होती है 78.6 होती है। इसकी हाइट होती है 43.7 होती है, जबकि ये वाली चौड़ाई होती है 66.7 mm होती है। स्टैम्प की जो थिकनेस होती है 13.59 mm होती है। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ यहाँ से। तो ये तो हमें पता चल गया क्या क्या होता है यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा रेल जॉइंट। रेल जॉइंट, तो हमें पता है कि दो रेल को ज्वाइन करने के लिए रेल जॉइंट का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछने लगे रेल जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले मैं आपको इनके नाम लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा जॉइंट होता है? सपोर्टेड रेल जॉइंट होता है। कौन सा होता है? सपोर्टेड रेल जॉइंट। दूसरा कौन सा होता है भाई? सस्पेंडेड रेल जॉइंट होता है। कौन सा होता है? सस्पेंडेड रेल जॉइंट होता है। जबकि तीसरा जो रेल जॉइंट होता है ब्रिज रेल जॉइंट होता है। ब्रिज रेल जॉइंट होता है। जबकि चौथा रेल जॉइंट कौन होता है? कंप्रोमाइज रेल जॉइंट होता है। कंप्रोमाइज रेल जॉइंट होता है। कोई पूछने लगे पांचवा रेल जॉइंट कौन सा होता है? चलो यही वैसे बहुत है, मतलब काफी है ये मतलब 4 प्रकार के रेल जॉइंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, यही हमारे लिए क्या होते हैं? काफी होते हैं। नेक्स्ट अगर बोल सके तो एक एक्सपेंशन जॉइंट भी होता है वैसे तो। ठीक है, एक्सपेंशन जॉइंट हो गया हमारे पास एक। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट भी होता है। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हो गया यहाँ से। ठीक है, बहुत प्रकार के हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा हम कैसे ज्वाइन कर रहे हैं उनको। ठीक है, तो सबसे पहले सपोर्टेड रेल जॉइंट देखते हैं क्या होता है।
जब किसी रेल के दो एंड, मतलब ये क्या हो गया, रेल हो गई, इसका एक एंड ही हो गया, एक रेल एक एंड ही हो गया, मुझे क्या करनी, एक दूसरी रेल को क्या करना, इन दोनों रेल को क्या करना, पहली रेल ही होगी, दूसरी रेल कौन सी होगी, ये होगी, मुझे क्या करना है, इन दोनों रेल को क्या करना, ज्वाइन कराना है। ठीक है, माना दूसरी रेल का जो एंड हो गया ये हो गया, पहली रेल का एंड कौन सा हो गया। जब दो रेल के एंड्स केवल सिंगल स्लीपर पर क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे, जब किन्हीं दो रेल के जो एंड होते हैं वो सिंगल स्लीपर पर रेस्ट करते हैं, तब इस प्रकार के जॉइंट को क्या बोलते हैं, सपोर्टेड रेल जॉइंट बोलते हैं। और इन्हें बीच में किसके द्वारा जोड़ देंगे, यहाँ पे फिश प्लेट के द्वारा जोड़ देंगे, और फिश प्लेट को किसके द्वारा अटैच करा देंगे, रेल के साथ, फिश बोल्ट के द्वारा अटैच करा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिंगल स्लीपर यूज कर रखा है, सिंगल स्लीपर। ठीक है, तो इस सिंगल स्लीपर को हम क्या बोलते हैं जर्नली, इसकी लैंग्वेज में, किसकी लैंग्वेज में भाई, रेलवे की लैंग्वेज में, इसे क्या बोलते हैं यहाँ से, सपोर्टेड स्लीपर बोल सकते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं इसे, सपोर्टेड स्लीपर बोल सकते हैं। ठीक है, सपोर्टेड स्लीपर बोल दो इसे, और इस पूरे जॉइंट को क्या बोलते हैं यहाँ पर, सपोर्टेड रेल जॉइंट बोल देते हैं यहाँ से। आगे समझ में, चलो ठीक है। दूसरा रेल जॉइंट कौन सा होता है, सस्पेंडेड रेल जॉइंट होता है। सस्पेंडेड रेल जॉइंट क्या होता है कि जैसे मेरे पास क्या हो गया, एक रेल ही हो गई, दूसरी रेल कौन सी होगी, ये होगी, मुझे इन दोनों रेल को क्या कराना, आपस में अटैच कराना है। तो जब माना पहले से एक स्लीपर यहाँ पे ले लिया, दूसरा स्लीपर ये ले लिया यहाँ पे, जब रेल के एंड स्लीपर से बाहर की ओर क्या होते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं। जब दो रेल के एंड्स क्या होते हैं, स्लीपर से बाहर की ओर क्या होते हैं, सपोर्टिव, मतलब क्या होते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं, तब इस प्रकार के रेल जॉइंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, सस्पेंडेड रेल जॉइंट बोलते हैं। यहाँ से आ गया भाई समझ में, चलो ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होता है, ब्रिज रेल जॉइंट। ब्रिज रेल जॉइंट होता तो एक प्रकार का सस्पेंडेड रेल जॉइंट ही, बस लेकिन डिफरेंस क्या होता है इसमें भी रेल के जो एंड होते हैं बाहर की ओर क्या होते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं। देखो ये स्लीपर हो गया, एक स्लीपर ही हो गया, तो इसका जो एंड है बाहर की ओर प्रोजेक्टेड है, यहाँ पे बाहर की ओर प्रोजेक्टेड है। यहाँ से समझ गए यहाँ तक। तो लेकिन ब्रिज रेल जॉइंट और सस्पेंडेड रेल जॉइंट में क्या डिफरेंस था। सस्पेंडेड रेल जॉइंट तो सिंपली ऐसा होता था, लेकिन ब्रिज रेल जॉइंट में क्या करते हैं, इन दोनों स्लीपर को अटैच कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर बेस प्लेट का यूज करते, तो बेरिंग प्लेट का यूज कर सकते हैं। या हम ये हॉरिजॉन्टल मेंबर ना यूज करके हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, एक कर्व मेंबर भी यूज कर सकते हैं। कर्व मेंबर क्यों यूज करते हैं, जनरली बीम की जगह हम आर्च का यूज क्यों करते हैं, आर्च का यूज इसलिए करते हैं जिससे कि ये बेंडिंग मोमेंट को क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। ठीक है, तब इस प्रकार के रेल जॉइंट को भी हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इसे ब्रिज रेल जॉइंट बोल देंगे भाई। यहाँ से आगे समझ में। नेक्स्ट क्या होता है, कंप्रोमाइज रेल जॉइंट। कंप्रोमाइज रेल जॉइंट क्या होता है कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें रेल के दो डिफरेंट सेक्शन ज्वाइन करने होते हैं, क्योंकि जो अब तक मैंने 3 रेल जॉइंट बताया आपको, इसमें जो दोनों रेल के जो सेक्शन थे वो क्या थे, सेम उसके थे। सेम मैंने आपको बताया था कल कि जो रेल के जो सेक्शन होते हैं, फ्लैट फुटेड रेल यूज करते हैं इंडियन रेलवे में, तो उसके 2 सेक्शन होते हैं। तो 52 kg पर मीटर वाली रेल होती है, कौन सी होती है, 62 kg पर मीटर वाली रेल होती है यहाँ से। ठीक है, अगर भाई जब हम जो ऊपर के जो 3 रेल जॉइंट बताए, अगर दोनों रेल सेक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं, तब ऊपर के 3 रेल जॉइंट का यूज करते हैं। अदरवाइज हम किसका यूज करते हैं, कंप्रोमाइज रेल जॉइंट का यूज करते हैं। कंप्रोमाइज रेल जॉइंट का यूज कब करते हैं, जब एक रेल का जो सेक्शन होता है, एक रेल का जो सेक्शन होता है वो क्या होता है, दूसरे रेल सेक्शन से क्या होता है, अलग होता है। यहाँ पर मीन्स इसका मतलब क्या है, माना ये वाली जो रेल है कितनी होगी, 52 kg पर मीटर वाली रेल होगी, जबकि वाली रेल कौन सी होगी, 62 kg वाली पर मीटर वाली रेल होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, जब 2 अलग अलग सेक्शन वाली रेल को ज्वाइन करना होता है, तब उस केस में हम किसका यूज करते हैं, वहां पर कंप्रोमाइज रेल जॉइंट का यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, जैसे मुझे पता है, चलो मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास एक क्या होगी, रेल हो गई, हमारे पास क्या होगी, रेल होगी, और मुझे वो रेल बना रही है, मैंने बनानी है सहारनपुर तक, और मुझे पता है कि सहारनपुर से जो रेल की जो स्पीड, जो ट्रेन की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, मतलब 130 किलोमीटर पर आवर तक रहती है। ठीक है, तब वहाँ पे कितना यूज, कौन सा सेक्शन रेल का कौन सा सेक्शन यूज करूँगा, 52 kg पर मीटर वाला यूज करूँगा। लेकिन सहारनपुर से आगे मुझे पता है कि भाई आगे जो रेल की जो ट्रेन की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, वहाँ पे जो रेल प्रोवाइड करेंगे 52 kg पर मीटर वाली ना प्रोवाइड करके 62 kg पर मीटर वाली प्रोवाइड करेंगे। तब इन दोनों रेल को आपस में अटैच कराने के लिए किसका यूज करते हैं, वहाँ पर कंप्रोमाइज रेल जॉइंट का यूज करते हैं। ठीक है, आगे समझना। चलो ये भी हो गया कवर यहाँ से। नेक्स्ट क्या होता है, एक्सपेंशन रेल जॉइंट। एक्सपेंशन रेल जॉइंट क्या होता है, जब 2 रेल के बीच में, जैसे मेरे पास क्या होगी, एक रेल ये हो गई यहाँ से, दूसरी रेल कौन सी हो गई, ये हो गई यहाँ से।
ठीक है भाई। जब दो रेल के बीच में क्या होता है, सफिशिएंट गैप प्रोवाइड करके रखते हैं। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, जो रेल का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। रेल का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो रेल के एक्सपेंशन होने के कारण अगर इन दो रेल जॉइंट के बीच में हमने, अगर दो रेल के बीच में हमने गैप नहीं प्रोवाइड कर रखा है एट द जॉइंट, तब इस केस में क्या होगा, रेल एक्सपेंड करेगी लेकिन उसे एक्सपेंशन होने की जगह नहीं मिलेगी। तो एक्सपेंशन होने की जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगी, रेल मुड़ जाती है। जिस डिफेक्ट को हमने क्या बोला था वहां पे, बकलिंग इन रेल बोला था। क्या बोला था भाई, बकलिंग इन रेल बोला था। आगे समझ में, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। अभी आपको कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट टॉपिक होता है कोनिंग इन व्हील। तो आपने रेल तो देखी होगी, नहीं सॉरी, रेल मतलब ट्रेन भी देखी होगी। ट्रेन के क्या देखे होंगे, व्हील भी देखे होंगे। तो जनरली जो ट्रेन के जो व्हील होते हैं क्या बनाते हैं, टैपर्ड बनाते हैं। मतलब इस टाइप से टैपर्ड बनाते हैं। यहाँ से जो ट्रेन के जो व्हील होते हैं वो क्या होते हैं, टैपर्ड होते हैं। इस टाइप से यहाँ से होते हैं, देखा होगा आपने, सभी ने देखा होगा। उन्हें टैपर्ड क्यों बनाते हो मैं इसका रीजन ही बताऊंगा। तो इस टैपर्ड पोर्शन को ट्रेन के व्हील के टैपर्ड पोर्शन को क्या बोलते हैं, कोनिंग इन व्हील बोलते हैं। जनरली जो ये स्लोप लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, 1/20 लिया जाता है। कितना लिया जाता है, 1/20 लिया जाता है। अगर कोई पूछने लगे आपसे कोनिंग इन व्हील क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी जब चेक रेल बताऊंगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, एडजिंग इन रेल। एडजिंग इन रेल क्या होता है यहाँ से, अब जब हमें पता है जो ट्रेन के जो व्हील हो गए, यहाँ से ट्रेन के व्हील को क्या करते हैं वहाँ पे टैपर्ड रखते हैं। लेकिन अब जब ट्रेन के जो व्हील को हमने टैपर्ड कर दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रेल सेक्शन को क्या करूँगा, वर्टिकल करके रखूँगा, तब तो क्या होगा, इसकी जो इंटरलॉकिंग है बढ़िया नहीं हो पाएगी। इसकी इंटरलॉकिंग क्या होगी, व्हील और रेल की जो इंटरलॉकिंग होगी वो क्या नहीं हो पाएगी, बढ़िया नहीं हो पाएगी। तभी इस केस में क्या होता है, रेल का डिरेलमेंट हो सकता है। डिरेलमेंट का मतलब क्या होता है, रेल से पहिए का उतर जाना। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिरेलमेंट बोलते हैं। यहाँ से आ गया भाई समझ में। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेल सेक्शन को ही किसी स्लोप के पर लगा देते हैं। यहाँ पर रेल सेक्शन को क्या करेंगे, स्लोप पर लगा देंगे इस टाइप से यहाँ पर, जिससे कि ट्रेन के व्हील और रेल के बीच में सफिशिएंट कांटेक्ट बना रहे, बढ़िया तरीके से कांटेक्ट बना रहे, और ट्रेन मिडिल पोर्शन पर वेरी करे, मतलब आगे की ओर, समझ रहे हो। मतलब ट्रेन मिडल रेल पर मतलब बढ़िया तरीके से क्या हो, अटैच रहे और कंटिन्यूअसली सेंट्रल पोर्शन पर ही रनिंग करती रहे, ठीक है। तब इस केस में हमने रेल सेक्शन में हॉरिजॉन्टल से जितना थीटा प्रोवाइड किया, उस थीटा को ही क्या बोलते हैं, एडजिंग इन रेल। जनरली एडजिंग इन रेल भी कितना लिया जाता है, 1/20 लिया जाता है, ठीक है। चलो ये बात भी कवर हो चुकी है हमारी यहाँ से। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, चेक रेल। अब चेक रेल से बेसिकली बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो चेक रेल क्या होती है बेसिकली, तो जैसे जैसे आपने देखा होगा, जब कोई ट्रेन कर्व से क्या होती है, गुजरती है, ये क्या होगी, कर्व की आउटर रेल होगी, ये क्या होगी, कर्व की इनर रेल हो गई, समझ गए। तो जब कोई चीज कर्व पे मुड़ती है, मतलब कर्व पर घूमती है, तो कर्व पर घूमने के कारण क्या होगा, उस पर बाहर की ओर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस फोर्स को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण क्या होगा, जो रेल का जो आउटर व्हील होगा उस पर ज्यादा प्रेशर लगेगा, जो रेल का जो इनर व्हील होगा उस पर क्या लगेगा, कम प्रेशर लगेगा। तो जिसके कारण क्या होगा, जब रेल पर क्या लगेगा, बाहर की ओर पे, मतलब जब ट्रेन पे क्या लगेगा, बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो बाहर की ओर ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण क्या होगा, क्योंकि मुझे बताया जो ट्रेन का जो व्हील होता है, उसका जो व्हील होता है वो कौन से पोर्शन में होता है, वो टैपर्ड पोर्शन में होता है। क्या होता है, टैपर्ड पोर्शन में होता है। तो जब इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने लगने के कारण क्या होगा, जो ट्रेन का जो पहिया है और रेल के कांटेक्ट के बीच में ये क्या करेगा, ये क्या होगा, इसका मिनिमम डायमीटर हो गया, किसका, ट्रेन के व्हील का, ये क्या हो गया, मिनिमम डायमीटर हो गया, ये क्या हो गया, लार्जर डायमीटर हो गया। तो जब इस पर बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण क्या होगा, इस रेल के कांटेक्ट में व्हील का लार्जर डायमीटर आ जाएगा, जबकि इनर वाले कर्व पर, जो इनर रेल पर व्हील का मिनिमम डायमीटर आ जाएगा, क्योंकि इधर की ओर खिसकेगी ये। जिसके कारण क्या होगा, जो ट्रेन का जो आउटर व्हील है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ट्रेन का जो इनर व्हील है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, ट्रेन की जो ये
रेल की वियर एंड टियर ज़्यादा हो जाएगी। वियर एंड टियर ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, ट्रेन का डिरेलमेंट भी हो सकता है, मतलब पहिया रेल से उतर भी सकता है नीचे की ओर। ठीक है, तब इस कंडीशन में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, करू के इनर साइड पर हम क्या करते हैं, एक रेल प्रोवाइड कर देते हैं इसके पैरेलल। तब इसके पैरेलल प्रोवाइड की गई इस रेल को ही क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर चैक रेल बोलते हैं। चैक रेल का क्या कार्य होता है, चैक रेल का कार्य सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को न्यूट्रलाइज करने में भी किया जाता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, आउटर रेल को थोड़ा ऊपर की ओर उठा देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कैंट बोलते हैं। एक प्रोसेस ये हो गया इस सेंट्रीफ्यूगल को रजिस्ट करने का। दूसरा प्रोसेस क्या हो गया, कर्व की इनर रेल के साइड में क्या प्रोवाइड कर देते हैं, हम चैक रेल प्रोवाइड कर देते हैं। क्यों, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण क्या होगा, जो ट्रेन का जो इनर व्हील होगा वो इधर ज़्यादा खिसकेगा ही नहीं। क्यों नहीं खिसकेगा, क्योंकि जो मुझे पता है कि जो ट्रेन का जो व्हील होता है वो टैपर्ड पोर्शन का होता है, तो ये क्या होती है, फ्लैंज होती है। फ्लैंज इसके बीच में आ जाएगी तो इसे ये वाली जो चैक रेल है इसे इधर जाने नहीं देगी। और करू पर दोनों व्हील, आउटर व्हील और इनर व्हील सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। इसलिए हम चैक रेल को कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, करू के इनर साइड पर प्रोवाइड किया जाता है चैक रेल को। समझ गए भाई, ठीक है। नेक्स्ट, चलो ये तो हो गया था यहाँ से। अब मेरा एक टॉपिक छूट गया था पीछे ना, जो ज्वाइंट में छूट गया था यहाँ पे, वेल्डेड रेल ज्वाइंट छूट गया था यहाँ से, तो देख लेते हैं वेल्डेड रेल ज्वाइंट क्या होता है। ठीक है, जब दो रेल को ज्वाइन करने के लिए मैं वेल्ड का यूज करता हूँ। जब दो रेल को ज्वाइन करने के लिए मैं किसका यूज करते हैं, वेल्ड का यूज करते हैं। तब इस प्रकार के ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, वेल्डेड रेल ज्वाइंट बोलते हैं। लेकिन वेल्डेड रेल ज्वाइंट क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये क्या होता है, ब्रिटल नेचर का होता है। जनरली हम इसके यूज को क्या कर देते हैं, ऑब्सोलेट कर देते हैं, मतलब इसका यूज नहीं करते बेसिकली। ठीक है, और वेल्ड के आधार पर जो रेल होती है वो 3 प्रकार की होती है, वो देख लेते हैं यहाँ पर। शॉर्ट वेल्डेड रेल होती है, दूसरी कौन सी होती है, लॉन्ग वेल्डेड रेल होती है, तीसरी होती है कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल होती है। तो शॉर्ट वेल्डेड रेल कौन सी होती है, जब 3 रेल और 5 रेल और 10 रेल को आपस में ज्वाइन करके एक रेल बनाई जाए, तब इस प्रकार की रेल की जो लेंथ होती है उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट वेल्डेड रेल बोलते हैं। या तो 3 ही करेंगे या 5 करेंगे या क्या करेंगे, 10 करेंगे। तो 10 रेल से ज़्यादा को आपस में ज्वाइन नहीं करेंगे। तो 10 रेल तक जब 10 रेल आपस में ज्वाइन की जाती है, किसके द्वारा, वेल्ड के द्वारा, तब उस रेल की जो लेंथ होती है, उस रेल की लेंथ को क्या बोल देंगे, शॉर्ट वेल्डेड रेल बोल देते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या होता है, लॉन्ग वेल्डेड रेल होती है। लॉन्ग वेल्डेड रेल क्या होती है यहाँ पर जो लॉन्ग वेल्डेड रेल होती है वो डिपेंड करती है कौन सी गेज है यहाँ पर। अगर ब्रॉड गेज है या मीटर गेज है तो उसके लिए कितनी होगी वो बताता हूँ मैं यहाँ पर। जब हम एक रेलवे ट्रैक बना रहे हैं और इस रेलवे ट्रैक को आप कैसे ज्वाइन किया है मैंने यहाँ पर, जैसे मुझे पता है रेल की जो लेंथ होती है बेसिकली ब्रॉड गेज के लिए 13 मीटर होती है। तो जब 13 मीटर की रेल को आपस में ज्वाइन किया गया, किसके द्वारा, वेल्ड के द्वारा, और इसकी लेंथ होगी 200 मीटर तक, तब इस प्रकार की रेल की जो लेंथ को क्या बोलेंगे, लॉन्ग वेल्डेड रेल बोलेंगे। कौन से केस में, ब्रॉड गेज के केस में। लेकिन मीटर गेज के केस में कितनी होनी चाहिए लेंथ, 300 मीटर तक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या होती है, कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल। तो जब हम एक रेल बना रहे हैं, एक रेलवे ट्रैक बना रहे हैं और इस रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करके किसके द्वारा ज्वाइन किया है मैंने यहाँ पर, वेल्ड के द्वारा ज्वाइन किया है, लेकिन इसकी जो लेंथ है कहाँ तक होगी, 1000 मीटर तक होगी, तब इस लेंथ वाली रेल को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल बोल देंगे इसे। ठीक है, अब इसके बेस पे ही एक टर्म यूज किया जाता है, ब्रीथिंग लेंथ। अब ब्रीथिंग लेंथ क्या होता है, ब्रीथिंग, जैसे मेरी बात सुनो, देखो एक रेल कौन सी होगी, ये हो गई मेरे पास, दूसरी रेल कौन सी होगी, ये हो गई, तीसरी रेल कौन सी होगी, ये हो गई। इन दोनों रेल को मैंने किससे ज्वाइन करा रखा है, यहाँ पे वेल्ड के द्वारा ज्वाइन करा रखा है। इन रेल को किसके द्वारा ज्वाइन करा रखा है मैंने, वेल्ड के द्वारा ज्वाइन करा रखा है। समझ गए। तो वेल्डेड रेल के केस में रेल की वो लेंथ जहां पर वेल्डेड रेल के केस में वेल्डेड रेल की वो लेंथ जहां तक उस रेल में न तो एक्सपेंशन हो और न ही कॉन्ट्रैक्शन हो, तब उस वेल्डेड रेल की लेंथ को ही क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग इन लेंथ बोलते हैं। अब वेल्ड के पास वाली जो लेंथ कौन सी है, ये लेंथ होगी इधर वेल्ड के पास वाली लेंथ कौन सी होगी, ये होगी। तो माने ये क्या होगी, x होगी, ये भी क्या होगी, x होगी। तो ब्रीथिंग लेंथ कितनी होगी यहाँ से, 2x हो गई यहाँ से।
ठीक है। तो जर्नली इसका एक फॉर्मूला होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। तो ब्रीथिंग लेंथ निकालने का, ब्रीथिंग लेंथ बराबर क्या होता है 2 × n-1 × s, जहाँ पे n क्या होता है नंबर ऑफ स्लीपर होता है और s क्या होता है स्लीपर के बीच की स्पेसिंग होती है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ब्रीथिंग लेंथ निकाल सकते हैं बेसिकली। तो ये तो हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो कौन सा है, स्लीपर स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, स्लीपर, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर ये हमारे समझ में नहीं आया, तो मैं फिर उन चीज़ों को क्या करूँगा अगले लेक्चर में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको स्लीपर पता है क्या होता है, जैसे ये क्या होती है, रेल होती है। ये क्या होती है, रेल की कौन सी डायरेक्शन होगी, लेंथ के अलोंग वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होती है। लेंथ की परपेंडिकुलर वाइज जो डायरेक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं, वहाँ पर ट्रांसवर्सिस डायरेक्शन बोलते हैं या लेटरल डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है भाई। आगे समझ में, चलो ठीक है। रेल को सपोर्ट करने के लिए, रेल को सपोर्ट करने के लिए जिन ट्रांसवर्सिस मेंबर का यूज किया जाता है, रेल को सपोर्ट करने के लिए जिन ट्रांसवर्सिस मेंबर का यूज किया जाता है, उन ट्रांसवर्सिस मेंबर को ही क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर स्लीपर बोलते हैं। तो ये ट्रांसवर्सिस मेंबर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन्हें क्या बोलते हैं, स्लीपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हें स्लीपर बोलते हैं। आगे भाई समझ में, स्लीपर का यूज क्या होता है, जैसे मुझे पता है कि जो ट्रेन पर, जो व्हील पर या रेल पर कौन सी क्या चलती है, ट्रेन चलती है। और ट्रेन में क्या होते हैं, पहिए होते हैं, व्हील होते हैं। और व्हील कैसे घूमते हैं, उस पर रोलिंग कंडीशन में घूमते हैं, मतलब रोल मतलब गोल गोल करके घूमते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, जो ये रेल होती है, रेल क्या करती है, ट्रेन से जनरेटेड रोलिंग लोड और लाइन लोड को किस में कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। और वो पॉइंट लोड कहाँ पे लगता है, जाके स्लीपर पे लगता है। और स्लीपर इस पॉइंट लोड को किस पे ट्रांसफर करता है, बैलास्ट पे ट्रांसफर करता है, एज इन द फॉर्म ऑफ द यूडीएल। समझ गए यहाँ तक, समझ, चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द स्लीपर। तो बेसिकली स्लीपर का क्या कार्य होता है, स्लीपर का कार्य होता है रेल से जनरेटेड पॉइंट लोड को किस पे ट्रांसफर करता है, बैलास्ट पे ट्रांसफर करता है यहाँ से, ठीक है। आगे भाई समझ में यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे यहाँ पे टाइप ऑफ स्लीपर। जो टाइप ऑफ जो स्लीपर होते हैं वो स्लीपर निम्न प्रकार के होते हैं। पहला स्लीपर कौन सा हो गया, वुडन स्लीपर हो गया। कौन सा स्लीपर हो गया भाई, वुडन स्लीपर हो गया। दूसरा स्लीपर हो गया स्टील स्लीपर हो गया। स्टील स्लीपर बोल सकते हैं या कास्ट आयरन वाला स्लीपर बोल सकते हैं, या इन दोनों के नाम को ना लेकर मैं एक नाम लेना चाह रहा हूँ, मेटल स्लीपर बोल देते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं, मेटल स्लीपर बोल सकते हैं यहाँ से। तीसरा स्लीपर कौन सा होता है, कॉन्क्रीट स्लीपर होता है, ठीक है, कॉन्क्रीट स्लीपर। लेकिन कॉन्क्रीट स्लीपर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो आरसीसी का स्लीपर होता है, दूसरा कौन सा होता है, पीएससी मतलब प्रीस्ट्रेस कॉन्क्रीट स्लीपर होता है। जर्नली आपके पेपर में इसकी डायमेंशन पूछ लेता है, जर्नली पेपर में। तो आरसीसी स्लीपर की जो डायमेंशन होती है वो लेंथ उसकी कितनी होती है, 2600 mm गुणा इसकी जो विड्थ होती है 250 mm गुणा जो इसकी थिकनेस होती है वो भी 250 mm होती है। जबकि पीएससी जो स्लीपर होता है इसकी जो लेंथ होती है 2600 mm होती है, विड्थ होती है 250 mm होती है, जबकि इसकी थिकनेस होती है वो होती है 125 mm होती है। समझ गए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वुडन स्लीपर। वुडन स्लीपर क्या होता है, कन्वेंशनल टाइप स्लीपर होता है, ठीक है। बेसिकली पहले किसका यूज करते थे, हम वुडन स्लीपर यूज करते थे, ठीक है। कन्वेंशनल टाइप स्लीपर होता है, ये पेपर में आता है क्वेश्चन ये कि कन्वेंशनल टाइप स्लीपर किसको बोलते हैं, तो वुडन स्लीपर को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल स्लीपर बोलते थे पहले। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका कुछ फायदे भी होते हैं और क्या होता है, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो बेसिकली जो वुडन स्लीपर होता है वो टिक और सालवुड से बना होता है। किससे बना होता है, टिक और सालवुड से बना होता है। तो एक फायदा क्या होता है इसका, इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि इसका जो वेट होता है क्या होता है, इन दोनों स्लीपर की कंपेयर में क्या होता है, सबसे कम होता है। प्लस इसकी इनिशियल कॉस्ट भी क्या होती है, कम होती है, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या होती है, कम होती है। लेकिन इसका जो नुकसान है, नुकसान क्या होगा इसका, जो क्योंकि जो वुड होता है जनरली व्हाइट आंट से क्या होता है, ज़्यादा सब्जेक्टेड होता है। लेकिन हम उस व्हाइट आंट से सब्जेक्ट मतलब जो डिफेक्ट को हम न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, क्रियोशोटिंग कर सकते हैं इसकी, क्या कर सकते हैं, क्रियोशोटिंग कर सकते हैं वुडन स्लीपर की। और क्या कर सकते हैं, जिंक क्लोराइड के सोल्यूशन में क्या करते हैं, डुबो के इसको हम क्या करते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली पहले हम किसका यूज करते थे, वुडन स्लीपर का यूज करते थे। तो ध्यान रखना, क्योंकि ये जो वुडन स्लीपर होता है, जो इसकी जो लाइफ होती है वही पूछ लेगा आपसे कभी पेपर में। तो इसकी जो लाइफ होती थी 12 से 15 साल होती थी भाई। कितनी होती है इसकी, 12 लाइफ इसकी 12 से 15 साल होती है। लेकिन इसका पेपर में एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि जो ये टिम्बर जो स्लीपर होता है, टिम्बर स्लीपर की जो साइज पूछ लेता है आपसे क्या होती है। तो टिम्बर स्लीपर की जो साइज होती है ना वो डिफरेंट गेज पे डिपेंड करती है। जैसे मुझे पता है एक तो ब्रॉड गेज होती है, एक मीटर गेज होती है, क्या होती है, नैरो गेज होती है। तो टिम्बर स्लीपर का जो साइज होता है, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पिछली बार ये पूछ रखा था आपके पेपर में ब्रॉड गेज का। तो उसकी जो साइज होती है
275 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर गुना 115 सेंटीमीटर होता है यहाँ से। जबकि मीटर गेज के लिए कितना होता है, ये 183 सेंटीमीटर होता है गुना 20 सेंटीमीटर होता है गुना 11 सेंटीमीटर होता है। नैरो गेज के लिए जो इसका साइज होता है 150 सेंटीमीटर होता है गुना 18 सेंटीमीटर होता है गुना 9 सेंटीमीटर होता है यहाँ से। समझ गए भाई। तो ये पिछली बार ये जेईई के पेपर में ब्रॉड गेज वाला पूछा था आपके पेपर में, ठीक है। अब वुडन स्लीपर की हार्डनेस और स्ट्रेंथ को निकालने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इसे क्या बोलते हैं, CSI। किसी स्लीपर के लिए अगर CSI का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो उस स्लीपर की जो उस वुडन स्लीपर या उस टिम्बर स्लीपर की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, उतनी अच्छी होती है। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CSI बराबर क्या होता है यहाँ से S प्लस के 10H/20, जहाँ पे S क्या होता है, टिम्बर की स्ट्रेंथ एट 12% मॉइस्चर कंटेंट। H क्या होता है, टिम्बर की हार्डनेस एट 12% मॉइस्चर कंटेंट। तो जैसे ही हम इसका मान निकाल लेंगे यहाँ से, अगर CSI का मान ज़्यादा होगा तो टिम्बर की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, उतनी ही अच्छी होगी यहाँ पर। समझ गए यहाँ तक। चलो वुडन स्लीपर कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया यहाँ पे मेटल स्लीपर। मेटल स्लीपर क्या होता है, ये क्या होता है, ये अंदर से क्या होते हैं, खोखले होते हैं। खोखले होने के कारण क्या होगा, इनका जो वेट होगा वो क्या होता है, कम होता है। इनका वेट क्या होगा, कम होता है। लेकिन वुडन स्लीपर से क्या होता है, इनका वेट ज़्यादा होता है, चाहे अंदर से खोखले हो या ठोस हो या अंदर से, ठीक है। तो और जो इनके एंड होते हैं वो क्या होता है, इन्वर्टेड ट्रायंगल की फॉर्म में क्या होते हैं, फोल्डेड होते हैं। वो पेपर में आ रखा होगा क्वेश्चन ये कि बताओ कि जो मेटल जो स्लीपर होते हैं, मेटल स्लीपर के जो एंड होते हैं वो कौन सी शेप में क्या होते हैं, फोल्डेड होते हैं। तो ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल की फॉर्म में क्या होते हैं, फोल्डेड होते हैं, ठीक है भाई। कोई पूछने लगे जनरली हम किसका यूज करते हैं, स्टील स्लीपर का यूज करेंगे, कास्ट आयरन स्लीपर का यूज करेंगे। तो बेसिकली हमें पता है स्टील पर जो जंग नहीं लगेगा ज़्यादा जल्दी से, जबकि कास्ट आयरन पे क्या हो सकता है, जंग भी लग सकता है। क्यों लग सकता है इस पे जंग, क्योंकि ये ब्रिटल नेचर का होगा। ब्रिटल नेचर का लगने कारण होने के कारण क्या होगा, ये ब्रिटल नेचर का होने के कारण क्या होगा, इसमें कार्बन कंटेंट की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो कास्ट आयरन का जो स्लीपर होता है जल्दी रस्टेड हो सकता है, जबकि स्लीपर का जो स्टील का जो स्लीपर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा जल्दी से क्या होने का, रस्टेड नहीं होगा यहाँ पर। आगे समझ में। चलो यही पूछेगा ज़्यादा बेसिकली यहाँ से। एक ये पूछ सकता है कि भाई इसकी लाइफ कितनी होती है यहाँ पर, किसकी, जो ये क्या है, ये स्टील स्लीपर की लाइफ पूछ लेगा जो बेसिकली कितनी होती है। तो उसकी जो स्टील स्लीपर की जो लाइफ होती है 30 से 40 साल तक होती है, 30 से 40 साल होती है यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा मेरा यहाँ पे, कंक्रीट स्लीपर। जो कंक्रीट स्लीपर की जो लाइफ होती है 40 से 60 साल तक होती है। तो बेसिकली अब हम इंडियन रेलवे में किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पर कंक्रीट स्लीपर का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, कंक्रीट स्लीपर का। और इसके मैंने आपको ये क्या, ये इसके साइज मैंने आपको लिखवा चुका हूँ, क्या क्या होते हैं इसके साइज, ये लिख रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आगे समझ में आता गाइज। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा मेरा यहाँ पे स्लीपर डेंसिटी। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, पूरे उसका। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्लीपर डेंसिटी। स्लीपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इसका हर एक क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। स्लीपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करते हैं, डिफरेंट गेज पे डिपेंड करते हैं। जैसे ब्रॉड गेज हो गया, मीटर गेज हो गया, और क्या हो गया, नैरो गेज हो गया। यहाँ से आगे समझ में यहाँ तक। तो जैसे मुझे पता है ब्रॉड गेज के केस में एक रेल की जो लेंथ होती है कितनी होती है, ब्रॉड गेज के केस में एक रेल की लेंथ कितनी होती है, बेसिकली स्टैंडर्ड 12.8 मीटर होती है, लेकिन बेसिकली हम कितने ले लेते हैं, 13 मीटर ले लेते हैं। समझ गए यहाँ तक। तो स्लीपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एक रेल लेंथ में मैंने कितने स्लीपर प्रोवाइड कर रखे हैं, एक रेल लेंथ में जितने नंबर ऑफ स्लीपर प्रोवाइड करते हैं उन स्लीपर की संख्या को ही क्या बोलते हैं, स्लीपर डेंसिटी बोलते हैं। समझ गए भाई। इंडियन रेलवे में जनरली स्लीपर डेंसिटी M+3 से M+7 तक ली जाती है, लेकिन अगर बाई चांस कहीं पे रेंज ही नहीं रखी तो किस पे निशान लगाएंगे, वहां पर M+5 पे निशान लगा देंगे वहां पर, जहां पर M क्या होगा, ये क्या होगा, एक रेल की लेंथ होगी। अगर किसी ने पूछ लिया आपको ब्रॉड गेज में एक रेल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे चलो मैं 13 मीटर ही ले रहा हूँ, बेजूम करके कितने ले रहा हूँ, 13 मीटर। तो तुमसे पूछ लिया बताओ इस 13 मीटर की लेंथ वाली जो रेल में कितने स्लीपर लगाएंगे हम यहाँ पर, तो मैंने और वहाँ पे तुम्हें दे दिया स्लीपर डेंसिटी कितनी दी, M+5 दे दी यहाँ से। तो हम कितने स्लीपर लगाएंगे, M का मान कितना रख दें, 13 रख दें, तो 13+5 तो कितना लगाएंगे, 18। तो हम कितने स्लीपर लगाएंगे एक रेल लेंथ में, 18 स्लीपर लगाएंगे यहाँ से। आगे समझ में आता है। अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि ये भाई 13+5 कर देंगे 18 आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन रिलेटेड एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको करवा देता हूँ। माना एक रेल ट्रैक है, ठीक है, एक रेल ट्रैक की जो लेंथ है, जो रेल ट्रैक है मेरे पास, रेल ट्रैक की जो लेंथ दे दी वो दे दी 1280 मीटर दे दिया आपको।
कितनी दे दी यहाँ पे रेल ट्रैक की जो लेंथ 1280 मीटर दे दी यहाँ से, ठीक है। और जो स्लीपर डेंसिटी दे दी यहाँ पर आपको M+K 5 दे दी यहाँ से। और कौन सा ट्रैक है यहाँ पे, ब्रॉड गेज ट्रैक। तो पूछ रखा है कि 1280 मीटर ट्रैक के केस में हमें नंबर ऑफ स्लीपर की संख्या, मतलब स्लीपर बताने कितने स्लीपर लग रखे हैं। जबकि मुझे पता है कि एक रेल लेंथ में कितने स्लीपर लगेंगे ब्रॉड गेज के केस में। मुझे पता है ब्रॉड गेज की जो लेंथ होती है 12.8 होती है एक रेल के केस में। तो कितना हो जाएगा, 12.8 + के 5 हो जाएगा यहाँ से। तो कितना हो जाएगा, 17.8 मीटर हो जाएगा। तो 17.8 स्लीपर लगेंगे यहाँ पर एक रेल में। मतलब ब्रॉड गेज की एक लेंथ में, ब्रॉड गेज की एक रेल लेंथ में कितने स्लीपर लगेंगे, 12.8 + के 5 कर दिया मैंने। 13 मीटर नहीं ले रहा हो गया, मैं 12.8 मीटर ले रहा हूँ यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 17.8 हो गया। अब मुझे पता है कि एक रेल लेंथ में कितने स्लीपर लगेंगे, 17.8 लगेंगे। अब मुझे क्या निकालनी पड़ेगी यहाँ से, मुझे देखना पड़ेगा कि पूरे ट्रैक में कितने ब्रॉड गेज वाली रेल लग रखी है। तो नंबर ऑफ रेल निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे 1280 को किससे भाग दे देंगे, 12.8 से भाग दे देंगे यहाँ से। क्योंकि मुझे पता है कि एक रेल की लाइन कितनी थी, 12.8, और टोटल रेलवे ट्रैक कितने लंबा है वहाँ पे, 1280 मीटर लंबा है। तो दोनों को भाग दे देंगे यहाँ से, तो मुझे पता चल जाएगी कितनी रेल लग रखी है वहाँ पर। तो गुणा 10 कर दिया, ऐसे कर दिया, इससे कट गया 10 बार। तो कितने रेल लग रही है वहाँ पे, 100 रेल लग रही है यहाँ से। कितनी रेल लग रही है यहाँ पर, 100 रेल लग रही है भाई यहाँ से, ठीक है। अब तुमसे पूछेगा बताओ स्लीपर कितने हो गए, तो नंबर ऑफ स्लीपर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्लीपर इन 1280 मीटर रेलवे ट्रैक। तो कितने स्लीपर लगेंगे वहां पर, एक रेल लेंथ में 17.8 लग रहे हैं। तो 100 रेल लेंथ में कितने लेंगे, तो गुणा कर दो, 100 × 17.8, तो कितना आ जाएगा, 1780 स्लीपर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है आपके, ठीक है। तो गाइज अगर आपको लेक्चर सही लगा होगा तो कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर ये मेरी समझ में नहीं आया, तो मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, थैंक यू।